हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और ऑनलाइन पढ़ाई आपकी कैसी चल रही है? पूरी उम्मीद है कि आप पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं अपने कॉन्सेप्ट को मैथ्स के क्लियर करने में। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक नया चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस इसको शुरू करते हैं और उसी के ऊपर हमारा ये पहला वीडियो है। ठीक है, देखिए ये जो चैप्टर है ये हम लोगों के अभी तक हम लोग जो मैथ्स में पढ़ते थे वह मैथमेटिकल थ्योरीज़ या प्रिंसिपल्स मैथ्स के कुछ दूसरे प्रॉब्लम को या हायर लेवल के प्रॉब्लम को या फिज़िक्स या केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन थ्योरीज़ को हम अप्लाई करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये डायरेक्टली हमारे डेली रूटीन लाइफ से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि इस चैप्टर में हमको काउंटिंग सिखाया जाता है। अब आप कहेंगे अरे बड़ा अजीब है 11th क्लास में आके काउंटिंग, लेकिन फैक्ट यही है कि काउंटिंग इन अ डिफरेंट वे, एक अलग तरीके से काउंटिंग सिखाया जाता है इसमें। ठीक है, और एक चीज़ और जान लीजिए, ये चैप्टर ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चीज़ों को विजुलाइज करना होता है। कॉन्सेप्ट आपका और चैप्टर्स के रिस्पेक्ट में ज़्यादा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा सोचना है उतना ही कम लिखना है। आप 3 लाइन 4 लाइन लिख करके उतना मार्क्स पा सकते हैं जितना 2 पेज में कोई सलूशन बना करके आप पाएंगे केवल 4 लाइन लिख करके। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा लिखना, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप डेवलप कर सके कॉन्सेप्ट और अपना एक अच्छी आइडिया आपको इस चैप्टर के बारे में बने। तो परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस क्या है, इसका बेसिक मीनिंग क्या है और उसको हम लोग कैसे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको जानना ज़रूरी है। जैसा मैं आपको पहले बताया कि काउंटिंग यहाँ सिखाया जाता है आपको कि कैसे काउंट करेंगे, तो उसमें हमारा कुछ टर्म्स हैं उनको समझते हैं। इसमें पहली चीज़ है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग का एक प्रिंसिपल भी होता है, एक थ्योरी है काउंट करने की। ठीक है, जैसे अगर आपको बहुत सारे रोज़ हों और बहुत सारे कॉलम्स हो, तो आप लोअर क्लास में 4th 5th 6th क्लास में आप टोटल सम बता देते थे कि रो के आइटम से मान लीजिए 5 रोज़ हैं और 10 कॉलम्स हैं। ठीक है, और इस तरह से ग्रिड बन गई या बॉक्स बन गए, और हर बॉक्स में या हर खाने में अगर मान लीजिए 5-5 आइटम है, तो टोटल नंबर ऑफ खाने कितने हैं आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स इंटू नंबर ऑफ आइटम्स इन 1 बॉक्स। ठीक है, जैसे इस तरह का होता था, इस तरह से। और अगर मान लीजिए ऐसे आपको काउंट करना है इस तरह से, तो अगर ऐसे काउंट करना है और यहाँ पे भी 5, इसमें भी 5 आइटम, इसमें भी, ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी, तो सब में आइडेंटिकल आइटम्स हैं, तो कितने टोटल हैं। तो इसके लिए आप पूरा काउंट नहीं करेंगे, 5 + 5 10 + 10 5 15 + 5, इस तरह से आप क्या करते थे 1 2 3 4 5, और यहाँ 1 2 3, तो कितने इस तरह के बॉक्स हो गए 15, और एक बॉक्स में कितने आइटम 5, तो 15 × 5 आप कर क्या रहे हैं, आप काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो काउंट करने का एक तरीका था। तो होता क्या है कि जब डेटा बहुत स्मॉल होता है तो उसको काउंट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब बिग डेटा से आपको इंटरप्रिटेशन करना होता है या उनकी एनालिसिस करनी होती है, तो वहाँ पे काउंट करने का कुछ थ्योरी होता है, और उसी थ्योरी के लिए एक नया चैप्टर बना दिया गया परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, जिसमें हम काउंटिंग सीखते हैं। अब आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करिए कि कैसे काउंटिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ती है, कैसे पड़ती है एक अलग तरीके से। जैसे मान लीजिए आप किसी अपने फ्रेंड के यहाँ गए और उसने आपके स्वागत में 2 प्लेट्स रख दिया। प्लेट 1 में समोसा और कटलेट है, और प्लेट 2 में बर्फ़ी पेड़ा लड्डू है। ठीक है, मिठाई का आइटम है, और एक प्लेट में नमकीन आइटम है। और आपको बोला गया, मान लीजिए कि भाई लीजिए खाइए, अब आप बोल दिए कि नहीं हमें कुछ नहीं लेना है, लेकिन आपका फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा, आप कम से कम, आप बहुत ज़्यादा आइटम नहीं है, सारा प्लेट आप साफ़ कर दीजिए खा के। तो आप बोलेंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं लेना है। तो मान लीजिए उसने ऑफ़र कर दिया कि कोई एक आइटम आपको, या तो एक नमकीन या एक मिठाई लीजिए, दोनों प्लेट में से
कोई आइटम तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आप या तो नमकीन ले लीजिए या मिठाई में से कोई आइटम ले लीजिए। तो आपको अब काम दे दिया गया खाने का, और वो खाने का क्या है, इतने आइटम में से कोई एक आइटम खाना। कितने तरीके से आप इस काम को कर सकते थे खाने वाला। आप ऐसा कर सकते थे, या तो आप केवल एक समोसा लेते, कंडीशन फुलफ़िल हो जाती, एक तरीका हो गया। दूसरा, आपको समोसा नहीं पसंद है, कटलेट आपको अच्छा लगता है, आप कटलेट खा लेते, ठीक है, आप अपने दोस्त की बात पूरी कर लेते, काम हो जाता। तीसरा तरीका ये हो सकता था कि आप बर्फ़ी ले सकते थे। चौथा तरीका हो सकता था कि आप पेड़ा ले सकते थे। पांचवा तरीका हो सकता था लड्डू ले सकते थे, ठीक है। तो कितने तरीके से इस काम को आप कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 और यहाँ +3, तो यह हो गया 5। तो देयर आर 5 नंबर ऑफ वेज इन विच द टास्क ऑफ picking any of the items from any of the plates and eating may be completed। दोनों प्लेट में से कोई एक आइटम चुनना और उसको फिर खाना। 5 तरीके से आप ये काम कर सकते थे, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप तो ये आप कर क्या रहे थे, आप काउंट कर लिए कितने तरीके से खाने का काम हो सकता था। अब मान लीजिए आपके फ्रेंड ने यह आपको कहा होता, कंडीशन लगा दी होती कि आपको दोनों प्लेट में से एक एक आइटम तो लेना ही पड़ेगा कम से कम। आप इसमें से एक लीजिए और इसमें से एक लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाता, यहाँ पे लगा था और, ठीक है। यहाँ पे any of the item from plate 1 और प्लेट 2 ये था, या तो प्लेट 1 से या प्लेट 2 से। तब नंबर ऑफ वेज कितने थे, ये नंबर ऑफ वेज थे 2 + 3 = 5, जो पहले वाला केस जो मैं अभी डिस्कस किया। लेकिन अब क्या कंडीशन आ गया कि आपको एनी आइटम फ्रॉम प्लेट 1 एंड, यहाँ पे एंड आ गया, एंड एनी आइटम फ्रॉम प्लेट 2। तो अब आप क्या कर सकते थे, आपको एक आइटम लेना है। यहाँ आप समोसा ले लिए, यहाँ से सपोज करिए, और यहाँ से आप बर्फ़ी ले लिए। एक तरीका, आप समोसा लिए, बर्फ़ी नहीं लिए, पेड़ा लिए, क्योंकि आपको एक ही आइटम प्लेट 2 से लेना था। दूसरा तरीका, आप समोसा लिए और न बर्फ़ी लिए न पेड़ा लिए, लड्डू ले लिए। तीसरा तरीका, और आप समोसा लिए ही नहीं, आपने कटलेट ले लिया, तो कटलेट के साथ आप बर्फ़ी ले लिए, एक तरीका। फिर कटलेट के साथ आप पेड़ा ले लिए, और कटलेट के साथ आप लड्डू ले लिए, ठीक। तो कितने तरीके हो गए। समोसा लेने के बाद 3 ऑप्शन थे, और कटलेट लेने के बाद भी 3 ऑप्शन थे, और यहाँ से भी था या तो समोसा या कटलेट। तो इसमें आ जाते आपके सामने 2 × 3 = 6। तो ये 6 क्या था, देयर आर 6 नंबर ऑफ वेज इन विच द टास्क कैन बी completed। व्हाट काइंड ऑफ टास्क, पिकिंग एनी ऑफ द आइटम्स फ्रॉम प्लेट 1 एंड एन आइटम फ्रॉम प्लेट 2, ये 6 हो गया, ठीक। तो यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, जिसमें बोला जाता है। तो 2 तरीके से आप काउंट कर सकते थे, कैसे। अब आप 2 तरीका आपका ये था, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एडिशन में क्या था कि इफ़ एनी टास्क कैन बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, एनी टास्क कैन बी completed in 2 steps, okay, in such a way that the first step may be done in m ways, देखिए यहाँ m ways, जो m तरीके से हो सकता था,
उसमें हो गया इन एम डिफरेंट वेज, ये डिफरेंट वर्ड अंडरस्टूड है, इन एम डिफरेंट वेज एंड सेकेंड स्टेप इन एन डिफरेंट वेज, इन एन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो कोई टास्क कंप्लीट किया जा सकता है, कैन बी कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स, दो स्टेप में पूरा होगा कोई काम। पहला स्टेप m तरीके से हो सकता था, m अलग अलग तरीके थे, और दूसरा स्टेप n अलग अलग तरीके थे। ठीक है, तो ये जो टास्क था कितने तरीके से हो सकता था। ठीक है, देन टास्क कैन बी completed if any of the steps may be done। अब एक काम तब होता जब कोई भी एक स्टेप आप कर दीजिए, काम पूरा हो गया, दूसरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, आप दूसरा वाला स्टेप कर लीजिए, पहला मत करिए, काम हो गया। तो दूसरा स्टेप कर लेते तो n तरीके से हो जाता, या पहला स्टेप कर लेते m तरीके से हो जाता। तो टोटल कितने तरीके थे इस काम को करने का। कब? जब यहाँ पे लिखा गया दैट टास्क कैन बी कंप्लीटेड इफ एनी ऑफ द स्टेप्स इज डन, एनी ऑफ द स्टेप्स इज डन। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप n तरीके से आप सेकंड स्टेप पूरा कर लेते, n तरीके थे, हो गया काम। या आप m पहले स्टेप से पहले स्टेप को m तरीके से पूरा कर लेते, तब भी दूसरा स्टेप आपने किया ही नहीं, काम पूरा हो गया। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, द टास्क कैन बी कंप्लीटेड इफ एनी ऑफ द स्टेप्स इज डन इन m + n वेज। अब आप काउंट कर लिए कितने तरीके थे, कितने रास्ते थे, ये काम हो जाता। कब? जब दोनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप कर लेते तो काम पूरा मान लिया जाता। तो यहाँ पे आ गया एडिशन रूल, m + n। देखिए कॉमन सेंस ही है और कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आ गई यहाँ पे कि देन टास्क कैन बी कंप्लीटेड इफ बोथ द स्टेप्स आर डन। तब क्या हो जाता, बोथ स्टेप कैन बी डन। यहाँ से हो गया एनी ऑफ द स्टेप्स इज डन, अब यहाँ आ गया बोथ द स्टेप्स आर डन, बोथ द स्टेप्स आर डन। तो यहाँ पे आपको बताना होगा कि कितने तरीके से। देन टास्क कैन बी कंप्लीटेड इफ बोथ द स्टेप्स आर डन। तो बोथ स्टेप्स डन, तो m तरीके से पहले करिए, उसके बाद n तरीके से करिए। तो m तरीके से काम करने के लिए m हो गया, समोसा या कटलेट में से 2 तरीके से आप ले लेते, और बोल रहा है बोथ स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकेंड स्टेप। तो यहाँ आ गया m × n। 2 तरीके से नमकीन वाला आइटम ले सकते थे और 3 तरीके से मीठा वाला आइटम ले सकते थे। अभी जो एग्जाम्पल मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, लड्डू पेड़ा बर्फ़ी में से। ठीक है, तो 3 तरीके से, तो टोटल 2 × 3 6 तरीके से कर सकते थे। यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो काउंट करने के 2 तरीके हैं, आप ऐड करके काउंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके काउंट कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि काम को करने के कितने स्टेप हैं और उन पर्टिकुलर स्टेप को पूरा करने के कितने तरीके हैं। ठीक है, और काम कब कंप्लीट माना जा रहा है, कोई एक स्टेप हो गया तब भी काम पूरा हो गया, या दोनों स्टेप या जितने भी सारे स्टेप हैं सबको पूरा करने के बाद काम को माना जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको वाराणसी टू दिल्ली जाना है, तो आपको अगर वाराणसी टू दिल्ली का सपोज़ करिए कि 2 रूट है। ठीक है, तो वाराणसी टू दिल्ली जाने के लिए आप 2 तरीके से दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन लगा दिया गया कि वाया प्रयागराज आपको जाना है।
तो पहले वाराणसी से प्रयागराज जाने के 3 रूट, वाया चुनार, वाया ज्ञानपुर रोड और वाया भदोही। तो आप पहले प्रयागराज जाइए, एक स्टेप पूरा हुआ। फिर प्रयागराज से दिल्ली जाने के मान लीजिए 4 रूट हैं, ठीक है। तो अब आप बनारस से प्रयागराज 3 रूट और प्रयागराज से दिल्ली 4 रूट से, तो 3 × 4 दोनों स्टेप जब तक पूरा नहीं होगा तब तक काम पूरा नहीं हो गया। क्यों? क्योंकि आपको कंडीशन दे दिया गया, क्योंकि वाराणसी टू दिल्ली वाया प्रयागराज। तो 3 नंबर ऑफ वेज टू रिच प्रयागराज एंड देयर आर 4 नंबर ऑफ वेज टू रिच दिल्ली फ्रॉम प्रयागराज। तो 4 तरीके से प्रयागराज से दिल्ली और 3 तरीके से वाराणसी से प्रयागराज। तो टोटल दिल्ली जाने कितने रास्ते? 12 तरीके थे, 12 रूट से आप जा सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप वाराणसी से डायरेक्ट अगर दिल्ली जाते तो 2 तरीके से जा सकते थे। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। अब एक और तरीका यहाँ पे टर्मिनोलॉजी है फैक्टोरियल, उसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी और आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 पूरा फैक्टोरियल पे ही डिपेंडेंट है, ऑपरेशंस ऑफ फैक्टोरियल, ठीक है। आप कितना फैक्टोरियल को समझते हैं और कितना सॉल्व कर सकते हैं उससे पता चलेगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या है। देखिए एक्चुअली फैक्टोरियल भी वह भी काउंटिंग के प्रोसेस के ही समय आपको सामना होता है फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है फैक्टोरियल 5, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। अब फैक्टोरियल लिखने का तरीका क्या है? जैसे यहाँ लिखा है फैक्टोरियल 5। इसको रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 इस तरह से या फैक्टोरियल 5 इस तरह से, ठीक है। 2 तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये लिख देने से? अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन है, दोनों में से किसी में इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, किसी में इस तरह से। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉपी में जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, उस पर मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 नेचुरल नंबर का कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो 5 नेचुरल नंबर में सबसे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट ऑफ 5 नेचुरल नंबर, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 5, तो इसमें लिखना चाहिए बल्कि आप ज़्यादा अच्छा होगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ये कर लीजिए आप फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो इसमें सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा? 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देखिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आ गया 1 2 3 4 5। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो इसकी वैल्यू क्या हुई? 5 × 4 20 × 3 60 × 2 120। तो आप चाहे 120 लिखिए या आप फैक्टोरियल 5 लिख दीजिए, दोनों का सेम मीनिंग है, बोथ हैव सेम मीनिंग, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल 5 की डिफिनेशन क्या होगी? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पे 5 की जगह पे n अगर लिख दें n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर n लिख दें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे लिखना होगा नोटेशन में जहाँ जहाँ 5 था वहाँ आप n, क्योंकि n एक जनरल इंडिकेशन है, तो यहाँ पे हो गया n फैक्टोरियल n, या इसमें n लिख दिए। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा n नेचुरल नंबर का? 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × ... और n-1 × n पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम 1 फर्स्ट n नेचुरल नंबर। या आप इसको यह भी लिख सकते थे
n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस तरह से ये n से डिक्रीज होते होते 4 आता, फिर 3 आता, फिर 2 आता, फिर 1 आ जाता। ये बात समझ में आ रही है? ये फैक्टोरियल n है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको NCERT प्रॉब्लम सॉल्व करते समय या 11th क्लास की मैथ सॉल्व करते समय या प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपका, अगर आपको फैक्टोरियल 7-8 तक की वैल्यू आपके टिप पे है, आपको लर्न है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये बताया जाता है कि कम से कम फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए, कि आपको कैलकुलेट करके ना निकालना पड़े। क्योंकि फैक्टोरियल 10 क्या होगा? फैक्टोरियल 10 हो जाएगा या 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 3 जा 6, 4 जा 24, 120, 720, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आपका टाइम लग सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि फैक्टोरियल 10 तक की वैल्यू, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है आपको रटने की। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन में आता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप फैक्टोरियल समझ लिए, तो अब यहाँ पे 2 रास्ते हैं हमारे सामने। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जिसके ऊपर NCERT की 7.1 एक्सरसाइज बेस्ड है और फैक्टोरियल के ऊपर 7.2 बेस्ड है। तो आइए हम लोग 7.2 एक्सरसाइज का NCERT के पहले कुछ प्रॉब्लम देख लें, ठीक है। क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएंगे, जल्दी से, और आप इसको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ऊपर हो जाएगा। आप इसको समझ गए, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द फैक्टोरियल n, ठीक है। इसके ऊपर NCERT एक्सरसाइज 7.2 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल के ऑपरेशन से। देखिए एक चीज़ ये जान लीजिए कि अगर फैक्टोरियल n है, इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू डॉट 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 n माइनस 4, n माइनस 5, n माइनस 6, इस तरह से आएगा। फिर क्या आएगा? इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि यही तो डिफिनीसन है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या हुआ? 1 से शुरू होकर n तक आया, या n से शुरू होकर 1 तक गया, ठीक है। सब नेचुरल नंबर है। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए, क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम केवल उनके लिखने के अरेंजमेंट से सॉल्व हो जाते हैं। इसको आप यह लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n इंटू यहाँ से ले करके, यहाँ से ले करके, इसको, इसकी जगह पर अगर आपको कोई एक वैल्यू रखनी होती तो आप क्या लिख सकते थे? इसको आप लिख देते n, तो बाहर हो गया, और ये क्या है? ये फैक्टोरियल n माइनस 1 है। ये बात समझ में आ रही है? देखिए ये n तो यहाँ हो गया। अब आप फैक्टोरियल n माइनस 1 की डिफिनीसन क्या हुई? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर। तो 1 से शुरू हुआ, n माइनस 1 तक आया, या n माइनस 1 से शुरू हुआ 1 तक गया, क्योंकि ये है क्या है? फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है। ये हो गया। इसको और आप कर सकते हैं, अगर ये बाउंड्री आप यहाँ नहीं लगाते, यहाँ नहीं लगाते, आप ये बाउंड्री यहाँ लगा देते, तब इसको क्या लिख सकते थे? इसको लिख सकते थे n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, ठीक। क्योंकि फैक्टोरियल n माइनस 2 क्या है? कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस 2 नेचुरल नंबर। तो यहाँ ये लिख दिया गया। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे फैक्टोरियल 100 लिखा गया है, तो इसको आप 100 इंटू फैक्टोरियल 99 लिख सकते हैं, और इसको आप 9900 इंटू फैक्टोरियल 98 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब आप इसको ये भी तो लिख सकते थे, फैक्टोरियल 99 को क्या लिख सकते हैं? 99 इंटू फैक्टोरियल 98। ये 100 अपनी जगह पे, और ये 99 को बाहर कर दिए, 99
और फैक्टोरियल में क्या आ गया 98। क्यों? क्योंकि 99 फैक्टोरियल क्या होता है, इसको ज़रा समझ लीजिए। फैक्टोरियल 99 ये हो जाता 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 95 94 93 92 से होते होते 4 3 2 1, तो ये 2 इंटू 1 तक आता। तो 99 को अगर बाहर कर देते तो इसको क्या लिख सकते थे, फैक्टोरियल 98 होता। देखिए इसको समझ लीजिए अच्छे से, फैक्टोरियल 98 होता तो 99 बाहर हो गया और 98, और 99 को 100 से मल्टीप्लाई करते तो क्या लिखते, ये हो जाता। तो अब आप इतना समझ गए, तो आइए एनसीईआरटी के 7.2 के कुछ प्रॉब्लम करते हैं। इसके बाद हम लोग 7.1 का प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि वह काउंटिंग के ऊपर बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, ठीक है। और वहाँ से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 7.2 भी पहले कर सकते हैं। 7.2 में इवेलुएट, पहला प्रॉब्लम है इवेलुएट फैक्टोरियल 8, कोई ज़रूरत नहीं है। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, कोई ज़रूरत नहीं है। आप पहले फैक्टोरियल 4 की वैल्यू फाइंड करिए, फिर फैक्टोरियल 3 की वैल्यू। फिर इसके बाद है इस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 7.2 और कौन सा क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7 इज इक्वल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। वो पूछ रहा है क्या ऐसा है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 होगा। अब इसको कैलकुलेट करिए, फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, और ये क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 24। तो ये क्या हो जाएगा 6। इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले आप LHS की वैल्यू फाइंड कर लीजिए 6, और यहाँ पे 6 इंटू 4 24, तो 6 और 24 30। लेकिन ये क्या आएगा, आप तुरंत समझ गए 7 इंटू 6 इंटू 5 तो 42 पहले ही हो गया। तो आप बोलेंगे इम्प्लाइज दैट, या ऐसे लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7, ठीक है। तो दिस इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7। ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 2। अब प्रॉब्लम नंबर 3 भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3, आइए इसको करिए। प्रॉब्लम 3 में क्या बोल रहा है कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 अपॉन 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 वो फाइंड करने को बोल रहा है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, 6 2 8। हाँ, इसकी वैल्यू क्या होगी, इवेलुएट, यानी इसको आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, वही अब आप ये फैक्टोरियल 8 पहले पूरा कैलकुलेट करिए, फिर फैक्टोरियल 6 कैलकुलेट करिए, फिर फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट करिए। ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं हुआ। आप वही वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। अगर यहाँ फैक्टोरियल 6 मिल जाए और यहाँ भी फैक्टोरियल 6, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मिल सकता है, इसको आप लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू 2। फैक्टोरियल 2 क्या होगा, 2 इंटू 1, तो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 गया और इस 2 से 8 कैंसिल 4, तो आंसर क्या आ गया 28। ये आंसर, नहीं तो इसमें बहुत टाइम लगता। अगर आप फैक्टोरियल 8 फाइंड करते, फिर फैक्टोरियल 6 फाइंड करते, 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर डिवाइड करते, लेकिन यहाँ फैक्टोरियल का आपको पता है, फैक्टोरियल का नोटेशन का मतलब, तो आप फटाक से कैलकुलेट कर लिए। अब आइए एक और क्वेश्चन इसमें करिए। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन
फैक्टोरियल 8, तो इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व। ठीक है, क्या बोल रहा है, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, 6 7 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, और इसको बोल रहा है कि सॉल्व। आपको पता है मैथमेटिक्स में सॉल्व करने का मतलब टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, इसको बताना है। अब आप इसको देखिए, बड़े आराम से कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं कि 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8, रहने दीजिए फैक्टोरियल 8, और यहाँ फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लीजिए। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 7 प्लस 1 8 अपॉन 7। ठीक है, 8 अपॉन 7। तो इसकी इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए, तो अब आप आगे लिख सकते हैं इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 8 अपॉन 7 इंटू फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो ये क्या होगा यहाँ से फैक्टोरियल 8। अब आप इसको लिख, देखिए 7 बाहर है तो इसको फैक्टोरियल 7 कर सकते हैं अगर अंदर लेके जाएंगे, तो 8 अपॉन फैक्टोरियल 7, क्योंकि ये क्या था 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 7 भी मल्टीप्लाई हो गया तो फैक्टोरियल 7 बन गया, इज इक्वल टू x अपॉन, अब इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू फैक्टोरियल 7। अब फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल, implies that x is equal to 8 into 8 is equal to 64। ये आंसर आ गया, आपने सॉल्व कर दिया, x is equal to 64, यही आपका आंसर है। ठीक है।